राइट वाला एक्शन या आपकी आवाज कट रही है बेटा, कांट हियर यू प्रॉपर्ली। एक्टिव लेबर में पेशेंट को है जो लिक्विड डाइट पे रहते हैं, इसलिए जो है मोस्टली दूसरी तरफ हम इंसुलिन दे हाइपरग्लाइसीमिया, तो उसके साथ ताकि जो है उसमें हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए। देखो बेसिकली तो आइडिया इज दैट ग्लूकोज इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी आपको जब भी कहीं भी एक्टिविटी के लिए जरूरत होती है। अगर ग्लूकोज नहीं होगा तो फिर क्या होता है, व्हाट हैपेंस नॉर्मली, देन आपकी एरोबिक एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस और फिर वो लैक्टिक एसिड बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है और उसकी अपना सीक्वेंस स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस दोनों को मैनेज करने के लिए हमने उसको देना, एंड इट विल दिस नॉर्मली डिपेंड्स अपॉन जब आप पंप स्टार्ट करते हो कि उसका शुगर लेवल्स कितने आ रहे हैं, ब्लड शुगर लेवल्स कितने आ रहे हैं, मैनेजेबल जिस रेंज में आप एक्सपेक्टेड हो उसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आई वुड सजेस्ट कि अगर ज्यादा लंबा है तो उसको आप न्यूट्रलाइज करके दोगे, क्योंकि जब अगर आप न्यूट्रलाइज करके नहीं दोगे, ड्रिप सीधी लगा दोगे, डायरेक्ट ग्लूकोज लगा दोगे डायबिटिक पेशेंट में, व्हाट विल हैपन, सॉरी हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा और उसकी ब्लड शुगर ज्यादा हो जाएंगे। तो और उसकी वजह से फिर आपको पंप में इंसुलिन पंप के अंदर आपको उसकी डोज इंक्रीज करनी पड़ जाएगी ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन ऑफ दैट पेशेंट विल रिक्वायर्ड। सो इट इज बेटर कि आप उसको न्यूट्रलाइज करो और साथ पंप के साथ उसको मॉनिटर करके उसकी रेंज के हिसाब से उसको आप जितने भी आपने पर मिनट के हिसाब से देने हैं वो इन यूनिट्स वो भी उसके ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। और ये भी रिमेम्बर करना कि ये जो पंप जो लगा होता है ये किस फॉर्म में लगा होता है, सॉरी बेटा, के साथ डायल फ्लो के साथ लगा के यूनिट पर जाए। नहीं नहीं, वो पेशेंट को किस किस तरह दिया जा रहा है, आईवी आईवी। एंड व्हाट हैपेंस इन आईवी इज, अगर आईवी हम्म directly the substance is going to the circulation. बेटा फिर आवाज आई थिंक आपका नेट का थोड़ा सा इशू है, वो आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली, बीच में ब्रेकअप हो जाती है। आप ना एग्जिट करके रीजॉइन कर लें। जी जी मैं करती हूँ। डॉक्टर एक क्वेश्चन पूछना है, जैसे पेशेंट हमारे पास अनकंट्रोल ब्लड शुगर के साथ आएंगे ना, तो हमने किस फॉर्मूले के साथ वहाँ पे एग्जामिनर को इंसुलिन का बताना है कि हम कितनी इंसुलिन चलाएंगे? ये आप लेबर में पूछ रहे थे कि आप एंटीनेटल पीरियड में पूछ रहे हो? नहीं डॉक्टर, एंटीनेटल पेशेंट में। एंटीनेटल तो इट्स वेरी सिंपल, उसमें ऐसा क्या मसला है, वो तो सिंपल 3-4 फॉर्मूलेज हैं जो आप जिससे भी कंफर्टेबल हो उसके थ्रू कर लो। आइदर इट्स गोना हैज टू बी अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग स्केल कर सकते हो, नंबर 2 डिपेंडिंग ऑन जेस्टेशनल एज किसकी कहाँ पे है, ट्राइमेस्टर के हिसाब से भी डिवाइडेड ये डिवाइडेड है लिटरेचर के अंदर, और तीसरा वेट के हिसाब से भी। जिस फॉर्मूले के साथ हम सुटेबल मतलब कंफर्टेबल हैं तो वो कर सकते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव आपका है टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल्स, किस स्पीड से करना है किस तरह करना है वो करो। ट्राइमेस्टर से इट बिकम्स इजियर, वो करके आप एडमिट करके उससे भी कर सकते हो, उसमें भी कोई ऐसा हर्ज नहीं। वेट के हिसाब से भी कर सकते हो, उसको डिवाइड डोज करके भी कर सकते हो। तो इट्स नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल के जी आपने इसी तरीके से करना है, जिस फॉर्मूले से आप कंफर्टेबल हो और जिसको आप डिफेंड कर सकते हो और उनको पता है कि जी इसमें अगर खुदा न खासा हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा तो आपने क्या करना है, तो दैट काइंड ऑफ हेल्प्स। तो एक जनरल कोई नहीं है कि जी इसी फॉर्मूले से आपने जरूर करना है, इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट और आपकी एजेंसी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। हाँ जी। सर एक पेशेंट देखी थी, ग्रेविडा 4 पैरा 3 थी, उसकी 3 लोअर सेगमेंट सीजर सेक्शन थे, जो लास्ट उसकी प्रेगनेंसी थी उसमें उसको रप्चर्ड यूट्रस हो उसके ऊपर उसकी लेप्रोटमी हुई थी। तो सर अब वो हमारे पास काम पर आई है, तो अब हम उसकी कितने उस पे प्लान करेंगे सेक्शन उसका, पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ रप्चर्ड यूट्रस इन द प्रीवियस प्रेगनेंसी।
सर कितनी गेस्टेशन पे प्लान करेंगे? किस टाइम सर वो हुआ था प्रीटर्म था रप्चर हुआ, किस स्टेज पे? 32 से 34 वीक्स पे था वो। इसमें 3 चीजें आएंगी। पहला तो ऑफ कोर्स पेशेंट की वैल्यूएशन के वो रप्चर हुआ क्यों था, उसको सर हुआ वो था, प्रेगनेंसी 1 साल से कम था इसलिए हुआ था। क्या हुआ था बेटा? ड्यूरेशन प्रेगनेंसी इंटरवल बहुत कम था, 1 साल से भी कम था। पेन्स आ रही थी, साइलेंट। हाँ जी सर, पेन्स आई, प्रीटर्म लेबर हुआ, उसके बाद वो रप्चर हो गई। ओके गुड। अब उसके बाद रप्चर में अगला स्टेप है इस स्टेज के ऊपर, तो विल डिपेंड अपॉन नंबर 1, एक जो पहले प्री टर्म में गया हो तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कितने परसेंटेज चाहिए चांसेस हैं कि उसको दोबारा प्री टर्म में चला जाएगा? तो 20%। हाँ, सर 20%। 20, यस सर। 20% मीन्स 1 in 5, which is quite high। एक नंबर 2, इसमें फिर आप ये करोगे जी, नंबर 1 मैं तो उसको इवेल्युएट इस तरह करूंगा कि डिपेंडिंग अपॉन नंबर 1 आपकी अपनी न्यूनेटल फैसिलिटीज कैसी, अगर तो वो 35-36 वीकर बेबी अच्छी तरह कंफर्टेबली सेव कर लेते हैं और ठीक रहते हैं, तो मैं तो उसका 36 पे कर दूंगा सेक्शन। आई विल नॉट वेट फॉर 36 में ऑन स्टीरॉयड और डेक्सा और साथ अगर जरूरत पड़ती है तो मैक्स हेल्प भी उसको लगा के मैं उसको करके कर दूंगा, डिपेंडिंग ऑन श्योरिटी ऑफ द डिजीज। अगर वो अभी उसने 4 इयर्स का गैप ले लिया है, अब कोई 4 बात इयर्स तक है। बेटा, अगर एक दफा है तो दोबारा यूट्राइन रप्चर के कितना इंस्टेंस हो जाता है? सर सर मोर देन डबल हो जाएगा, अगर अभी 1 है तो फिर तो 2 से भी ऊपर 5% तक चला जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हुए मैं तो उसको 30, मेरी जो हमारी सर्विसेज हैं वो 36 पे भी है, वेरी कंफर्टेबल, मैं तो 36 पे कर दूंगा। लेकिन अगर ये प्री टर्म में चली जाती है हाँ जी सर। फिर आप उसको अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से मैनेज करोगे। इसमें फिर बड़ा डाइसी सा एरिया है ऑफ टोकोलिसिस, करना है कि नहीं करना, काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट एंड देन टेलिंग कि जी क्या है प्रिपरेशन, और देन अकॉर्डिंग टू दैट विल डिसाइड। लेकिन इट वेरीज फ्रॉम बहुत सारी चीजों में आ जाता है। सर टोकोलिसिस तो अगर पेशेंट की मैटरनल और फीटल कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री होंगी तो फिर हम वाइबिलिटी 34 तक लेके जाने के लिए कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं जाएंगे। अगर ऑलरेडी प्रेजेंट ही 34 पे दे रहा है सिनेरियो एग्जामिनर तो फिर तो हम डिलीवर But कराएंगे। I will not be very keen on doing tocolysis in such cases जिसमें पहले यूट्राइन रप्चर हो चुका हो बिकॉज ऑफ प्री टर्म लेबर की वजह से। सर एक और क्वेश्चन था सर, ये गाइडलाइन में क्लियरली लाइन मेंशन की हुई है कि अगर किसी पेशेंट को हम एंटीपार्टम प्रोफाइलेक्टिक देते हैं, सर हेपरिन का, कवर क्लेक्सिन का, या फिर अनफ्रेक्शनाइज्ड हेपरिन या फिर वारफेरिन, तो नहीं खैर हेपरिन का जिसको भी हम देते हैं प्रोफाइलेक्टिकली एंटीपार्टम उसके रिस्पेक्टिव्स के हिसाब से, अगर किसी के रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉसेस होते हैं या बैड ऑप्स हिस्ट्री होती है, तो वो कहते हैं आपने पोस्टपार्टम भी 6 वीक्स कंटिन्यू करनी है। ये लाइन लिखी हुई है, लेकिन सर हम किस तरह, हम तो नहीं करते, हम तो 10 वीक्स के लिए अर्ली मोबिलाइजेशन और स्टॉकिंग्स वगैरह दे देते हैं और उनको फिर डिस्चार्ज कर बेटा देते वो हैं। डीवीटी की प्रिवेंशन है ना, दैट इज बेसिकली। हाँ जी सर, वो मुझे भी यही कंसेप्ट था कि वो तो जो किसी को थेरेपेटिक डोज ले रहा हो या प्रीवियस हिस्ट्री हो उसके अंदर करें। अगर खाली बैड ऑप्स हिस्ट्री है पेशेंट को और कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कोई पर्सनल कंप्लेंट्स नहीं है, हमने उसको प्रोफाइलेक्टिक क्लेक्सिन स्टार्ट की है एक प्रेगनेंसी में, तो उसको हम आई विल पोस्ट कंटिन्यू करेंगे वो क्लेक्सिन और फिर उसको बस मोबिलाइजेशन एडवाइस करेंगे। अर्ली मोबिलाइजेशन स्टॉकिंग्स एंड सारा कुछ करेंगे। और दूसरा, इसमें अगर आप डिफेंड करना है तो उसमें ज़्यादा डिफेंड करने के लिए आप कह सकते हो कि जी हमारा इंसिडेंट ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हमारी इंग्लैंड में डेफिनेटली ज़्यादा है, हमारा काम उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लगा के 6 वीक्स और लगा के उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज करके ब्लीडिंग डिसऑर्डर इंक्रीज करने में आई वुड नॉट बी वेरी कंफर्टेबल। मैं तो सर 6 वीक्स के लिए नहीं दूंगा। सर अगर बीएमआई पेशेंट का ज्यादा होगा तो फिर सोच सकते हैं, अगर बीएमआई ज्यादा हो पेशेंट का तो फिर सोच सकते हैं देने के लिए। हाँ बिल्कुल, फिर वो दूसरे कैटेगरी में आ जाता है ना, वो तो फिर आपके रिस्क फैक्टर्स की इंक्रीज हो जाती, वो तो आप किसी और थैंक यू रीजन सो से मच। दे रहे हो। हाँ जी थैंक चलो, यू। आई थिंक वी स्टार्ट विद द केस, वी ऑलरेडी हम थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। हेलो हाँ जी सर, इनका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, डॉक्टर अपना बात नहीं। इसमें अगर आप जी डॉक्टर, न्यूट्रलाइजिंग डिप लगाएंगे तो न्यूट्रलाइजिंग डिप में इंसुलिन दो क्या डालें? बेटा आपकी मुझे आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली, अभी भी आपकी आवाज ब्रेकअप हो रही है। तो कैन यू हियर मी सर?
नहीं, आपकी ब्रेकआउट हो जाती है बेटा, मैं समझ नहीं आती आप क्या कह रहे हो, सॉरी। ओके, थैंक यू, नोट। चैट में टेक्स्ट कर दें, लास्ट में सर आंसर कर देंगे। चलो लेट्स स्टार्ट विद द केस बेटा, ताकि वी डोंट लूज मच टाइम और। Okay, sir. My patient Shazia, 19 years of age, wife of Zaryab, who is 24 years of age. She does not have any formal education. She is a housewife, resident of Gulshan Izia, which is 1 hour distance from the near hospital. She's married for last 1.5 year, para 0+0. Came to the OPD with a complaint of failure to menstruate till now and the strong desire for fertility. According to my patient, she was born and raised as a female. She is unaware whether her mother took any androgenic or steroidogenic drugs when she was carrying her during pregnancy. She got her pubic and axillary hairs by the age of 10, and till now she shave it regularly every week. Her height is not significantly less than her sister, friends, and her mother, but she never got her breast development till now. Otherwise, her mother and her two elder sisters attend their secondary sexual characteristic and the menarche by the age of 11 to 12. In her family, there's no any history of delayed menstruation or delay in getting secondary sexual characteristics. She is not an athlete. She does not eat too much. She does not have excessive diet. She does not do excessive dieting. Does not have any depression disorder. Not on any antipsychotic medication, antiemetic drugs. She also does not have any history of tumor, trauma, radiation, injury to the head, abdomen, and the pelvic region. Otherwise, she is able to appreciate the all three senses of smell and have a normal vision, and does not have any hearing problem as well. She also does not has any complaint of persistent headache, tunneling vision, or the milky secretion from the breast. She does not has any cold, heat or cold intolerance, or having swelling in front or around the neck, and no any swelling on hands and feet. But she has a complaint that her skin is too much oily, pimples, and plus excessive facial hairs that she clears every week via the wax and plugging, with no any significant gain in her weight. And she also stated that by the age of her early teens, she feels that the area around the urethra has been increased, has been enlarged, but there is no any change in the voice has been found. For that, she never went to a doctor, never did her checkup done. Even it does not bother her married life, as she is married for about 1.5 years. She is having regular sexual intercourse of about 2 to 3 weeks. That is quite satisfactory. Initially, she was having pain, but that has been declined with a period of a time. But the patient for about last 6 months, she has been complaining of a lower abdominal pain that has been coming for particular days during the month, last for a few days, and that is mild to moderate with no any increasing factor, and it does not radiate anywhere. It relieves by its own by taking rest, and it has not been associated with feeling of a mass or lump in abdomen, with no any urinary retention or catheterization plus. But she has a complaint of budding micturition with no any increase in frequency of the urination, no change in bowel habit, plus no vaginal discharge, fever, cough, or night sweats. But patient has a complaint of hot flashes and irritability and mood changes. Up till now, she went to the multiple doctor immediately after she got married, where her ultrasound has been done. She has been she's unaware what exactly type of disease she has. Some says she does not have uterus, some says that she has got a small size uterus. They have been given a medication to increase, according to the patient, to increase the size of her uterus, but she did take it just for the 1 month and left it, as she does not get any benefit of that. She visited at JPMC hospital, where she was been asked to do ultrasound and MRI, which she has done with it, but she's unaware exactly type of a disease. She up till now no any blood test, karyotyping has been done of my patient. Otherwise, she has been never admitted to hospital. She has never had any surgery of inguinal region in her family and personal. There's no history of hypertension, diabetes, tuberculosis, no allergy,
no transfusion, no drug, significant drug history, and plus her sleep, appetite, bowel habits are normal. Socioeconomically, she belonged to lower class family. And on examination, the thin, lean young girl with a weight of 41 kilogram and height is 5.2 inches. That is not too short, not too tall. That makes a BMI of 18 kilogram per meter square with no any significant recent change in her weight. Her blood pressure is 110 by 80 millimeter of mercury. The pulse is 80 beats per minute with no any radioradial radiofemoral delay. Temperature is 98.6 degree Fahrenheit with no any change in recent body temperature. Respiratory rate is 14 and Palmer creases, nail beds looks pink, no any jaundice, leukonychia, chylonychia been appreciated, no cyanosis, no lymph nodes and thyroids are not palpable, no any edema in her hand, feet, neck has been appreciated, no acanthosis nigricans, no Turner's stigmata has been appreciated. The however, facial the hairs at the neck and the face was been not appreciated as patient recently plucked them out. However, acne and oily skin was been found. On chest examination, the breast was with the Tanner's too. There was a small breast bird with just elevation of a papilla, and otherwise the chest looks normal with a normal spaced nipple. The axillary and the pubic hairs were coarse, dark, and curled with a female type pattern, and the hairs have been noted right from the upper chest extending down to the upper abdomen, lower abdomen. However, no hairs has been found in the upper and the lower back of our body. Otherwise, S1, S2 has been audible, and the both of sides of the on the chest examination, the both airway entry was fine. And on per abdominal examination, the abdomen was scaphoid, umbilicus was centrally placed, inverted, no visible veins, pulsations, karma, and it was moving normal with the respiration. Hernia orifices were intact. It was soft, non-tender, no visceromegaly, and no any palpable mass in the inguinal region or in the lower abdomen. On local examination, the vulva looks normal with a shaped female hair, but the clitoris was enlarged about 1.5 inch. The urethra was normally located, and introitus was intact with no any blood, mucus, or discharge coming out of it. And on per speculum, on a sterile on a sterile per speculum examination, adequate vaginal length, but it was a blind-ended vagina with a milky, with no any cervix visible at the time of examination. The discharge that was mild to moderate milky in color, non-foul smelling, was been appreciated to stick the vaginal wall anteriorly and laterally. HVAs was been taken, and on the bimanual examination, no uterus, no adenexal structure, no mass has been appreciated. And on taking out hand, the gloved finger was been stained with that milky, non-foul smelling discharge. Okay, summary of my case. 19 years old, married, para 0+0, with primary amenorrhea, no secondary sexual characteristic, signs of virilization positive. On per-abdominal examination, it was soft, non-tender. On local examination, clitoromegaly appreciated. Per speculum examination, blind-ended, normal length vagina, and no uterus was been found. चलो investigation beta. Yes, I need her blood group with rhesus factor. I need her hemoglobin with date, the total leukocyte count, platelets. I need her UNI detailed report, in which I wanted to see the pus cell, red blood cell, and the proteins as well. And I wanted to know her serum testosterone level and dihydro epiandrosterone sulfate, the serum follicle stimulating hormone, and I want her karyotype, and then I wanted to see her transvaginal ultrasound as she's sexually active. So in that I want to see whether the uterus is present or not, what is the size, and adenexal structures. And
and the ultrasound kidney ureter in the bladder to see the kidney existence, any presence, absence, or abnormally shaped or ectopic kidney, Good. and ovarian. चलो ये जो आपने सारी इन्वेस्टिगेशन की है बेटा, जरा इनको जस्टिफाई कर दो, स्टार्टिंग फ्रॉम testosterone levels. Yes. Yes, sir. Since my patient on a start, she has a virilization. So whenever we have any excessive hair growth or virilization, the first on the top investigation goes with the serum testosterone, because when the serum testosterone has been raised above the 5 millimeters of 5 nanomoles, then we think that there is a sort of a source of a testosterone inside of a body. After that, we investigate whether it is coming from the ovary or adenoids. So that is adrenal gland. Sorry. So that is why I did dihydroepiandrosterone sulfate, because it has been exclusively produced by the adrenals from that. So it is how it will help. And on the other hand, when we do not get in secondary sexual characteristics, then we basically try to see whether we basically think that the ovaries are not functioning properly. It means there's no any estradiol being produced by that, and we know that the ovarian reflection of its function is best seen by the serum follicle stimulating hormone. That is why we do the serum follicle stimulating hormone, because it will help us to know where exactly the defect is. Is it central or is it in the ovaries? Because if it is the central, then the FSH has been decreased. If it is in the periphery, in the ovary, then FSH has been increased. And the karyotyping is important in all the patients who are coming with no any secondary sexual characteristic, to identify their chromosomal or their genetic sex. That is one of the most determining factor. It helps us in her future management. We may require, if the patient has a Y in her, then definitely the chances of gonadectomy has been increased, because the gonadoblastoma has a 30% incidence in them after the age of puberty. And then the transvaginal ultrasound is important, because on bimanual examination, I didn't appreciate any uterus there, so I wanted to confirm it further that the uterus is present or not. And plus she has also virilizing features, so it also helped me to see the ovarian status, whether the ovary has got any tumor or enlargement over there. And if the uterus, and I am suspecting that she does not have a uterus inside of her body. So ultimately, when there is no any when there's a defect in the development of the genital tract, definitely 40% association with defect in the kidneys as well, either absent or abnormal shape. That is why we do the KUB to identify the kidneys problem. चलो very good. पर मुझे आप ये बताओ, would you do all these tests? Sir, I would. नहीं, एक मिनट है, मैं सवाल तो पूरा होने दो. Would you do all these tests कि uterus present होगा तब भी? Uterus अगर present होगा, then I would see any whether it is normal or abnormal. If it is normally formed, then I would skip the KUB. Otherwise, the rest of the test I will do. Serum test I would do that. You will do all these tests, even karyotyping? If the uterus is present, I would do, yes, I would do karyotyping as well. So what is the significance of doing karyotyping if the uterus is present? Even because if the uterus is present, and the woman has got a signs of a virilization, it means that she has got excessive exposure to this. So I wanted to identify whether she is actually the female, or
the male, actually she has genetics is either female or male, because normally what happens is that this actually comes in a category of disorder of sexual dysfunction. So many times it is even it is an XY male, that in this the testes are not functioning properly, so they are not, sorry, the gonads are not functioning properly, so they do not many times even produce anti-Mullerian hormone. So that is why their uterine structures all do persist inside of them, and otherwise externally they looks female, and later on at the puberty they catch up that virilization changes. So it's always important that whenever we do not found any secondary sexual characteristic, it's better to go with karyotyping to at least identify the structure, the chromosomal sex. So that is नहीं, why. देखो किसी भी इन्वेस्टिगेशन में करके यू नॉर्मली डू फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन इन्वेस्टिगेशन, और मैं तो दोबारा आपसे सवाल Yes, sir. पूछूं कि अगर फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन के अंदर वी डू अ सिंपल अल्ट्रासाउंड एंड फाइंड आउट कि जी उसमें ट्यूब्स भी हैं, ओवरीज भी हैं और यूट्रस भी है, नॉर्मल साइज का है, फिर भी would there be a justification of doing a karyotyping before doing FSH or on DHEA? Before doing FSH and agar PSH, oh sorry, sir, I think yes, Okay, I yes. would go for this. Yes, sir, I will go for this. Okay, let's suppose कि इसका FSH नॉर्मल आ जाता है, हाँ, टेस्टोस्टेरोन भी लेवल आ it जाता है, means और अपना मे बी चलो DHE भी कर लिया, वो भी नॉर्मल आ गया, TBS पे आपका अल्ट्रासाउंड पे यूट्रस नजर आ रहा है, yes, sir. still will be going for हाँ. karyotyping. Sir, and the patient has virilization or not? We're talking about the same patient. We're talking about the same patient. No, then I would further inquire the patient that whether she has got any drugs she's been taking from the outside or not. That is why where I would ask her at that particular moment if her uterus is found to be normal, if her ovaries are normal functioning, testosterone and all that are normal, but she has got a sign of virilization, then I ask her whether she might be taking some kind of androgenic drug from the outside, and after skipping that, uh, I would then I would do the karyotyping. Otherwise, not. First, I would like to rule out exogenous causes. Because the scenario you are giving now, it's currently going towards the congenital adrenal hyperplasia, where all these things are there, but except the testosterone, which raised in case of virilization. So in that the karyotyping is XX, and if I found the uterus and all that inside, then I might not do karyotyping. You might not do that. Okay. Yes, I might तो not do मुझे karyotyping. आपका इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है? Sir, my differential diagnosis is basically I feel that there is some defect in the synthesis of testosterone in that lady at the level of its conversion. So on the top, my differential diagnosis is 5 alpha reductase deficiency because she does Why? not have any. Yes, sir, because she does not have any uterus or Mullerian structure inside. It means by the time she was inside of the mother womb, the gonads which are present there, they were producing anti-Mullerian hormone, and so that is the reason they have been not well developed. On the other hand, the testosterone, which has been properly though formed, it was not able to affect the or bring about the changes in her external genitalia because of possibly because of the defect either in production or action on their receptors.
receptors, but since she has an absent secondary sexual characteristic up till now, so it is unlikely any androgenic insensitivity. So the first thing which comes is the 5-alpha reductase, because normally in androgenic insensitivity syndrome, the woman gets a normal secondary sexual characteristic and the sparse hairs, pubic and axillary hairs. That is why on the top my differential is 5-alpha reductase. On the second, I would place androgen insensitivity syndrome. And then on the third, I would like to place the late onset congenital adrenal hyperplasia, because in normal congenital adrenal hyperplasia, we found that there's a normal female, but she got virilized at different stages of life. Maybe at of the age of 5, or many times at the age of a puberty, they got a virilization sign and symptoms. And so this is the third differential. And on the fourth, it might be another type of a gonadal dysgenesis, which is called as a Severs. That is, and then XY male, that the gonads are not functioning, so no uterus, no testosterone functioning. So it's all the external, internally no uterus, and externally she looks like a female, and but there's no any secondary sexual characteristics. ओके अच्छा, अब बेटा बताओ हुआ क्या है इस सारे केस में? Yes, sir. आपको अनफॉर्चुनेटली इसका स्कैन और सारी चीजों का पहले का पता, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आपकी हुई इस पे फंस गई। एग्जाम में ये नहीं होता। मैं ये आपकी टोटल इससे सारे से ना फाइंडिंग से टोटली एग्री करता हूँ, पर देखो डू रिमेम्बर दैट जब आप एग्जाम में जा रहे हो तो जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है या इस किस्म की जो स्पेसिफिक आपका डायग्नोसिस बनाती है, वो रिपोर्ट कब देते हैं आपको? वो सेकंड हाफ में। वो सेकंड हाफ में देते हैं। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस कब पूछते हैं? फर्स्ट हाफ में। फर्स्ट हाफ में। सो व्हाट यू हैव डन इज कि क्योंकि आपको पता है कि इसके अल्ट्रासाउंड में एब्सेंट यूट्रस है, तो यू हैव स्टक विद ऑल दीज, और ये बिल्कुल ठीक है, मैं टोटली एग्री करता हूँ। लेकिन मैं अगर आपकी जगह होऊंगा और मुझसे अगर इसका पूछा जाएगा कि जी आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, तो उस पे मेरे हिसाब से जी कि डिपेंडिंग अपॉन जो मेरे पास ये लेट्स सपोज मुझे टेस्टोस्टेरोन, डीएचए, एफएसएच की वैल्यूज दे देते हैं जो मुझे नहीं पता भी क्या है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए आई विल एज अ गुड डॉक्टर आई विल से कि जी कि अगर अल्ट्रासाउंड में यूट्रस प्रेजेंट होता है तो उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये हो जाएगा, अगर यूट्रस उसका एब्सेंट होता है तो उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये हो जाएगा। Would that make your life easy? Yes, you're right. क्योंकि अगर तो आप ये सारे डिफरेंशियल बता देते हो और मैं अल्ट्रासाउंड में जाके कहता हूँ कि जी उसका यूट्रस प्रेजेंट है, फिर तो ये सारी चीजें निकल गई हैं आपकी। फिर आप फंस गए कि जी आप कहाँ जाऊंगा। तो इन ये दिस इज अ वेरी वेरी इजी केस टू गो इन, ऑनेस्टली स्पीकिंग, फॉर एन एग्जाम, एंड इट इज ऑल्सो द अदर वे अराउंड वेरी डिफिकल्ट वन। इजी किस लिए, ये मैं आपको इसलिए बता दूं, इजी इसलिए कि इस किस्म के केस के लिए आप लोग बेटर प्रिपेयर्ड हो रादर देन जो भी एग्जामिनर वहां पे बैठा हुआ। ये जितनी आपने सारी बातें बताई हैं, ये इनमें से मैं गारंटी क्या कह सकता हूँ कि 70-60% एग्जामिनर्स को नहीं पता होगी कि जी ये क्या क्या चीजें आती, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ अ न्यू केस। इसमें इसीलिए पास होना बड़ा आसान है इफ यू कीप इट वेरी सिंपल। To keep it simple, you divide it into two portions, which is number one is the primary amenorrhea part, and दूसरा उसकी visualization। अब जो आपने इसमें चीज मिस की है वो नंबर वन प्राइमरी amenorrhea के अंदर कुछ चीजें जो हैं वो स्पेसिफिकली आ जाती हैं जो आपको डालनी चाहिए थी, which would be like TSH, prolactins, and sometimes इस मैरिड है तो बीटा एसीजी को भी डालते हैं वैसे टू रूल आउट। वो आपकी काफी सारी चीजें जस्टिफाई करना उसको आसान हो जाता। तो लेकिन अगर सर आप जब एग्जामिनेशन पे यूट्रस नहीं मिल रहा, बिल्कुल क्लियर मिल रहा है सब कुछ, और सर्विक्स नहीं मिल रही, तो फिर उस पे कैसे बीटा? आपने उस टाइम अपने जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से चलोगे, दैट इज ट्रू। नहीं, उसको भी जस्टिफाई करने के लिए दोनों चीजें आ जाती हैं ना। नंबर वन, अगर आप कराते हो तो आप क्यों करा रहे हो, अगर नहीं कराते
तो फिर वो आप क्यों नहीं करवा रहे? नहीं करवाते तो आप कह सकते हो कि जी कि देखें मैंने उसका पहले एग्जामिनेशन किया, ये थोड़ी सी हमारे लिए जिंदगी आसान हो गई कि शी वाज मैरिड, तो यू कैन डू अ पेल्विक एग्जामिनेशन। लेट्स सपोज यही केस होता कि ये अनमैरिड आ जाती, फिर क्या करते हैं? Sir, PA, only PA and ultrasound. फिर भी ये हम करते हैं और अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आपको बाद में हाँ। मिलनी Yes, sir. है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट तो आपको बाद में मिलनी है, पीए की है, पेल्विक आप कर नहीं सकते। लेकिन उसमें अगर ये अनमैरिड थी, फिर उससे परमिशन लेके फिर आप कम से कम उसका इंट्रोइटस को जरूर एग्जामिन जरूर करना है आपने। पीवी नहीं करनी, यू वोंट डू द पेल्विक एग्जामिनेशन। उसमें फिर आप इंट्रोइटस करके उसका एक्सटर्नल जेनिटेलिया और मे बी के कोई उसमें अपना स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी तो नहीं है वजाइना की, उसको सिर्फ एग्जामिनेशन करके, या अनप्रोफिटेड हाइमन जो है उसको नहीं डालना कर। इसमें आपके साथ जो दूसरा एक आ जाती है इशू, वो आपने जो दो चीजें नहीं बताई, अपनी हिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी थी वैसे, इट वाज वेरी वेरी नाइस एंड आई थिंक यू कवर्ड, क्योंकि वो यू हैड योर प्रिपरेशन डन फॉर दिस, तो उसके हिसाब से तो आई थिंक इट वेंट वेरी वेल, एक्सेप्ट फॉर द विजुअलाइजेशन की हम स्टिचिंग किस तरह करते हैं। Sir, hirsutism की करते हैं by Ferryman Galway. हाँ, यू शुड हैव एडेड दैट पार्ट ओनली। अगर वो आप उसमें वो भी डाल देते तो फिर ऑलमोस्ट आपका ये सारा जो प्राइमरी इमोरिया से आपके complete हो जाता। और आई वुड हैव बीन हैप्पी कि जी इसमें ये सारी चीज़ें आपने इसमें डाल के करके डाल दी, लेकिन वो डालना चाहिए था क्योंकि ये हम कर रहे थे। सो कमिंग बैक टू दिस थिंग, आई वुड not do the karyotyping in the first go of this patient. I would have this बाकी सारी टेस्ट आपकी जस्टिफाइबल हैं। अगर मे बी विजुअलाइजेशन ना होती तो मे बी टेस्टोस्टेरोन हम ना कराते, लेकिन चलो ठीक है वो है, तो उसकी वजह से आपने DHEA और टेस्टोस्टेरोन उसकी वजह से आपने करा लिया, FSH आपने ओवेरियन फंक्शन के लिए करा लिया, karyotyping आपने करा लिया उसको देखने के लिए किसी कि उसमें कोई टर्नर या मेल XY तो नहीं है। TBS आपने इसलिए करा लिया क्योंकि लकीली शी वाज मैरिड। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन आपने करा लिया जो बेसिकली इसकी यूरोगायनोकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज हैं उसको देखने के लिए, जिसमें यूरेटर एंड किडनी वो सारी चीजें आ जाती हैं। इज दैट राइट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और इसमें लकीली आपने बायोस्किन मार्कर्स जितने होते हैं वो नहीं करवाया आपने, क्यों नहीं करवाया? हेपेटाइटिस B, C? Yes, sir, because it will depends after the result of karyotyping. Once I found XY and I need an intervention, then I'll do subsequently proceed with other investigation. क्योंकि वी आर नॉट गोना डू एनी सर्जिकल प्रोसीजर एट द मोमेंट विद ऑल दीज रिपोर्ट्स। अगर वो आ जाती हैं तो फिर सर्जरी के लिए वो हम अलग करा लेते हैं। देन व्हाई डिड वी हैव ब्लड ग्रुप डन? So it is a basic CBC and blood group is a basic investigation. At least I'm suspecting that on the history and examination that she has got some pathology inside. I might encounter an XY. So it's better in a first go if she get her blood group and CBC done to know about her blood status. And even anemia is so common in our society. So at least I could correct her anemia and give her benefit. For general health profile, that is agreed. Yes. अच्छा, let's suppose इसमें अगर यूट्रस प्रेजेंट होता फिर DT में क्या आता? Sorry, sir. अगर इसमें लेट्स सपोज यूट्रस प्रेजेंट होता फिर DT में क्या आता? Agar sir, if the uterus is there, then with this visualization on the top, congenital adrenal hyperplasia would be on the top, and it could be the other source of the androgen production. Maybe it is coming from the ovary, adnexa, or yes, ovaries and adnexa would be the cause of it, or some exogenous. And unlikely the polycystic ovarian disease because it does not causes virilization; it only causes hirsutism. शाबाश। और that is it. I think if uterus would be present, then it would be. What about uterine? And of course, ji sir. What about uterine abnormalities? Yes, the uterine abnormal. Then outflow tract obstruction would be an option, either at the level of a high, unlikely hymen because it is she is actually active. It could be an upper vagina or higher vaginal transverse septum. Yes. उसकी इन्वेस्टिगेशन में फिर हम और क्या करते?
In that, for that, we would do an MRI to identify the site or exactly extent of the transverse vaginal septum, because it help us in reconstruction of our vagina with the multidisciplinary team, surgeons and plastic surgeons. Then we would do that. और उसके साथ फिर इस स्टेज में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? इस स्टेज में मतलब इसी पेशेंट में बेटा और I didn't understand the question. Sorry. यही पेशेंट, सेम पेशेंट विद यूट्रस है, एमेनोरिया, तो ये सारी आपने बता दी. हाउ कैन शी प्रेजेंट मोर? इसमें और क्या क्या कॉज हो सकती थी एब्डोमेन में या यूट्रस में या वजाइना में? She could प्रेजेंट विद she could present with cyclical lower abdominal pain. She would come with a complaint of infertility, as this patient has been come with a complaint of only infertility, and again the signs of virilization, and these are and the hot flashes. She is also complaining of hot flashes and all. So these are certain things in which you have they have presented. वाइटल डिफिकल्टीज भी हो सकते हैं. Yes, yes, sexual difficulties. But she has the normal sexual intercourse, and she's quite satisfied. उसको लेट्स सपोज ये ट्रांसवर्स आपने सेप्टम कहा, उसको ट्रांसवर्स सेप्टम है, Yes, sir. फिर वो और किस तरह प्रेजेंट करेगी? एक कॉइटस का उन्होंने कह दिया कि ठीक है जी, कि कॉइटल डिफिकल्टीज हो सकती है और कलेक्शन किस चीज की होगी? Cyclical abdominal pelvic bulge, pain, hematocolpus. cryptomenorrhea. They could present with cryptomenorrhia, the Victim accumulation of a blood inside of her body. And if there's a transverse vaginal septum, she might not present with acute urinary retention. But yes, with a mass in abdomen, cyclical lower abdominal pain, chronically lower abdominal pain because of development of endometriosis, as she has got a retrograde menstruation. So these could present with. ये मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछे थे अभी क्योंकि जब आप इस पेशेंट को एग्जाम के अंदर बना के इसका डिफरेंशियल बनाओगे ना, इसमें यही दो चीजें आप दो कंपोनेंट्स में ज्यादा आपने डाल देने. यूट्रस प्रेजेंट है, यूट्रस एब्सेंट है. एब्सेंट वाला तो आपका बिल्कुल ठीक हो गया, प्रेजेंट के अंदर शादी करोगे लेकिन इट विल बी लो डाउन द लिस्ट, क्योंकि इन सब के साथ फिर आपका एक्सेप्ट फॉर ये ट्रांसवर्स सेप्टम जिसके अंदर पेशेंट कैन प्रेजेंट विद एब्डोमिनल मास एज वेल, पेन, cyclical pain हो चुके. Why do you think she has cyclical pain for the last 6 months? Low down. Sir, actually, patient does not. I didn't feel that patient has a thing. She was been actually told by many doctors. Some say that she does not have uterus. Some says that she has a small uterus. Some says that she has a uterus and there's a blood inside. And because of no any outflow tract, she is accumulating blood inside. So she was just, it was looking like fabricated itself, because when I did her bimanual examination, I repeatedly asked her, but she said that no, I have got cyclical abdominal pain. But her lower abdominal pain can be justified because she has got a pain during micturition, so she has might be the urinary tract infection. Number second, she has also the discharge around inside her vagina, so she might get infection because of that low vaginal infection. She has got a discomfort in her abdomen. But why would the UTI cause a cyclical pain? UTI No, तो sir, cyclical pain नहीं करेगी ना every month. So it is Yes, more sir. related to It is more related to accumulation, sir. That is हाँ. spontaneous menstruation and accumulation of the blood. And in this probably case जहाँ पे uterus probably absent है, तो it's more related to psychological. Yes, sir, more related to psychological. How do we define this hot flushes? Sir, again, as we are suspecting that how hot flushes defines as no any estradiol, means ovaries were not functioning, and again that has been justified as the patient does not have secondary sexual characteristics, so probably there is ovaries are not functioning. That is the reason she is having hot flushes. अच्छा, दूसरा मुझे अब ये बताओ, इनफर्टिलिटी का आपने कंप्लीट वर्कअप क्यों नहीं किया?
Sir, because on physical examination, I does not found secondary sexual characteristics. Secondly, no any cervix has been identified on the speculum examination. No uterus been palpated at that time, and so by that time, I was more like to see the transvaginal ultrasound to see whether the uterus has been present or not. Is there any congenital anomalies or not? So I want to rule it out first, and then if it is absent, then definitely, which is most probably in this case, so there is no other way to seek further investigation for infertility. It's all about the patient counseling later on. उसके लिए कोई और टेस्ट कराना जरूरी है इनफर्टिलिटी के लिए? See, day 12, day 21, just to see the ovulation for that patient. इसके अलावा तो sir और periods आएंगे yes sir. रहते No, तो yes फिर sir, कुछ I और don't think so. Uterus, sir, normally we see the FSH, LH, and this to see ovarian function, and this there's no any. Probably she has got a raised FSH or no raised FSH. And second, we see the tubal patency, and in this patient we know that there is no any uterus inside of her body. And again, so I think these are the tests we normally do in infertility patients. So I don't think so we do any infertility treatment in that because she does not have any uterus. What would we do in that patient? No. Rather, she's for the husband, sir. Yes, for the husband, we can do semen analysis. His detailed history examination and the semen analysis could be done for the husband. But currently, my patient need a counseling regarding her current status of not getting why she's not getting menstruation, why she's not getting pregnant. She need to be counseled and must understand the reason, and after that we could give her option of either adoption or other ways, because she has not that track developed in her body. So there is no any, for this patient, there's no any need to do husband semen analysis even, because what will she do of the husband semen analysis once she does not have that track developed inside? नहीं तो आप हस्बैंड को बुला के उसकी वैल्यूएशन नहीं करना चाहोगे? For the couple, I don't think so we require that, because my patient does not have that structures in her side. So it's unlikely that to giving both of them benefit. The semen analysis won't give a benefit to the couple itself. नहीं, not this couple. Maybe the husband wants to get married again and wants to find out that is another issue that should be discussed in detail with the couple, both of them. What are their choices, whether they go with the adoption or they want to have another option of getting married, and after that, so in that case we would discuss the husband detailed history examination and do that. आप इसके हस्बैंड का टेस्ट कराते हो, एजोस्पर्मिया निकल आता है, फिर क्या करोगे? Then the cause of azoospermia, what is the cause of azoospermia? Maybe either obstructive, non-obstructive. Then I would like this husband again, detailed history, physical examination. Maybe he has got some hypogonadotropic hypogonadism or hypergonadotropic hypogonadism. To treat it accordingly. For that, I would like help. I would like to take help from my urologist colleague to know to examine her husband, and certain investigations in the form of serum FSH, testosterone would be done to determine what exactly the cause it is. So जब आप इसको let's come down to, let's suppose इसका आपका निकल आता है ये अल्फा reductase insufficiency वगैरह आपका निकल आता है, इनमें से डिफरेंशियल में से कोई चीज निकल आती है, how will you manage it? आप क्या करें? Sir, I'll sympathetically approach to my patient, and before disclosing this fact, I will make her understand that look, you are a normal human, you have a good, you are smart, you have a normal mental and the physical head, you can do anything, you can do any type of a job, you can live normally with your normal life, and with your husband can do quite as normally as you are doing normal, make no any change in your relationship, but in your body, you have
by congenitally you have got some defect that the structures which are responsible for carrying the pregnancy and producing the eggs are not currently present in your body. That is the reason why you're not getting menstruation. That is the reason why you didn't develop any breast or secondary sexual characteristic. And otherwise you do not have any problem. So the best thing to sort out with your infertility, to which you are so strongly desire, is that we will discuss with both of the couple. Either you simply want to get a baby adopted, or another option is that if your husband get married and get another baby, other wife, and then all that procedures. But now currently what is important for your general health is to know what exactly your karyotyping or genetic sex is. If it is any component of a Y inside of it, we might require removal of that gonad from our body, because of a risk of 30% gonadoblastoma inside of you. And after that, your long term health is important. That is in the form of the cardiovascular, CNS, bone health, skin. And for that, you have to take up till the a prolonged lifetime, or up till the age of a 50, 51, you have to take medications to protect your body. That in the form of exogenous estrogen. And the cheapest form we normally prescribe to a patient is basically the OCPs, but in a double to triple dose. Normally we give 3 tablets per day on the regular basis up to age of um, 51. It will not only long term and immediate effect on her body, but also decreases her sort of a virilization, acne in her body. So that would be the treatment. So it is all the counseling of a patient, psychological support, and the prolonged lifetime treatment to her body to prevent complications. And of चलो course, I'll treat her to UTI if she has got a UTI, and she has got also vaginal discharge, and probably it looks like bacterial vaginosis or flagell for that. would you like to involve somebody else in your management? Yes, sir, I would like to involve in her management the psychologist to give her psychological support. And it depends upon her hormonal status. I might require involvement of endocrinologist also to make the hormone level and dosage adjustment in her. And that is it. चलो आई थिंक कि ये अप्रोच आपकी ठीक है, माइनस द वंस जो मैंने लास्ट सवाल पूछा था, यू शुड हैव एडेड दैट इन योर मैनेजमेंट प्लान एज वेल, क्योंकि इस किस्म के जो पेशेंट्स हैं इनका इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग, इट्स अ कंटिन्यूस काइंड ऑफ सपोर्ट व्हिच दे रिक्वायर throughout their life, and they need to have a roadmap where they are heading, उसके लिए to be very clear about that. And of course इसके जो aspects हैं जिसको जो patient को जो इस stage पे I would say कि जो problem जो हो रही हैं, one is taking care of hot flashes, जो आपने जाहिर है उसको अगर उस पे डाल दिया है फैमिला पे, and virilization जो है, ये दोनों चीजें probably will kind of कम हो जाएंगी with फैमिला और OCPs. एंड तीसरा जो उसका इशू जो था, हाँ हम एक चीज भूल गए, फॉर व्हाट आर वी प्लानिंग टू डू समथिंग फॉर क्लाइटोमेगाली? No, sir, she is very much comfortable with her. She does not have any problem. It's not affecting her life, her sexual life. Then it's not kind of interfering with her anything, so no. we'll अगर बाद में से कोई होता we can tell her कि हो तो then she can come in, तो probably फिर अगर इसका प्रोसीजर करना होगा that will be later on, not at the moment. तीसरा जो आई एम स्टिल नॉट काइंड ऑफ बाकी सारा कुछ जो ठीक था, फॉर फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू जब आप आता है तो आई थिंक हस्बैंड की वैल्यूएशन करना जरूरी है, क्योंकि ड्यूरिंग दिस जब आप सारी बात करोगे तो आपने उसमें अगर तो उसकी रिपोर्ट ठीक आ जाती है तो यू हैव टू इन्फॉर्म देम बिकॉज़ योर हस्बैंड पॉइंट ऑफ व्यू इज फाइन, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। ना खासा उसमें कोई ऐसी चीज निकल आती है जो काइंड ऑफ ट्रीटेबल या आगे जाके प्रॉब्लम कर सकती है, ताकि उनकी आगे जाके डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे फिर बैठ के आप उनको जो गाइड करोगे वो एक अडॉप्शन के लिए जब वो पूछेंगे आपसे तो उसमें यू नीड टू गिव देम ऑप्शंस कि जो अवेलेबिलिटी आपके एरिया में, या जो लेट्स सपोज एंटरप्राइजेज हैं या जो एजेंसीज हैं जो उसमें हेल्प करती हैं वो करती हैं। जैसे पंजाब के अंदर है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो एक है, वो दे काइंड ऑफ हेल्प अस फॉर द पीपल हु वांट्स टू अडॉप्ट चिल्ड्रन, वो आ जाता है। एसओएस है, ईडी के हैं सेंटर्स हैं जहाँ पे अडॉप्शन की अवेलेबिलिटी हो,
तो आप यू कैन गाइड देम इन दैट मैनर ताकि वो करो। लेकिन ये सारा कुछ करने से पहले ऑफ कोर्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, whatever is required at that time, उसकी पूरी करके एज ए टीम बैठ के सारे बैठ के डिसाइड करके इसको आप ट्रूली आई वुड से कि आपस में बैठ के एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से यू डिसाइड बिटवीन योरसेल्फ एंड अगर पॉसिबल हो तो तीनों इकट्ठे बैठ के यू काउंसिल द कपल of the regarding their future expectations and future prognosis and future possibilities of what is happening and what not is happening. And अगर वो फिर हम कैरियोटाइपिंग में ऑफ कोर्स अगर वो जिस आपने खुद ही कह दिया कि उसका अगर XY आ जाता है तो इंसिडेंस ऑफ ट्यूमर वो अगर इंक्रीज हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स उसके बाद उसकी सर्जरी एंड रिमूवल ऑफ गोनैड्स एज वेल एंड ऑफ कोर्स उसका फॉलो करके करें। और सर अगर काइंडली विद यूट्रस इसके डिफरेंशियल दोबारा बता देंगे प्लीज। किसके बेटा सॉरी सर विद यूट्रस, सर विद यूट्रस। विद यूट्रस, हाँ जी बताओ विद यूट्रस हमारा क्या क्या डिफरेंशियल था? Yes, sir, with the uterus and with the signs of virilization, it means there is some external source. Ovary may be producing the endogenous androgens, or it may be adrenals even producing, or she's on some drugs, or she is having a congenital adrenal hyperplasia. These are the differentials. फिर से बेटा बताना, सॉरी मैंने सुना नहीं। So ovarian tumor. And it could be the adrenal tumor, congenital adrenal hyperplasia, or exogenous drugs she's taking. Okay, अच्छा इसमें to make it simple, अगर तो यूट्रस उसका प्रेजेंट है फिर उस पर डिपेंड करता है कि FSH हाई है कि नॉर्मल है कि लो है। You need to understand this thing also. अगर यूट्रस इज प्रेजेंट एंड FSH is high, फिर किस में चले जाते हैं? Uterus is present, FSH means ovarian failure. एक और Turner's, yes sir, Turner's चला जाएगा, Siever's में आ जाएगा, yes sir, Siever's, Turner's, these come in that category. ठीक है, और उस 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज वो भी इसमें आ जाता है आई थिंक। Yes sir, 17 alpha hydroxylase and 3 beta hydroxysteroid deficiency. ये सारी congenital adrenal hyperplasia के all three hormones come in that उसमें आ category. जाता है। अगर FSH उसका नॉर्मल है या लो है फिर FSH if low and normal with uterus present, it means a higher if it is low, it means higher centers have been affected. So it's probably the Calvin. She's having some stress, exercise, and yes sir. उसमें सॉरी सेकंड चीज उसमें फिर आप डालते हैं उसकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट, उसकी स्टेज। अगर ये नॉर्मल है और लो है और उसकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट है या नहीं है, या इट इज डिपेंडिंग अपॉन के वो 10 स्टेज से 2 से अगर ज्यादा है तो फिर उसमें सिंपल सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें फिर एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटीज आ जाएंगी सारी सिंपल करने के लिए, ठीक है। और दूसरी साइड पे अगर वो लेस्पोज उसकी अगर 10 स्टेज नहीं है तो फिर उसमें दोबारा आपका वो ये जो क्या कहते हैं hypogonadotropic, yes sir. वो सारा फिर उस स्टेज पे चला जाता है। तो इसको करने के लिए, डिफाइन करने के लिए 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप इनिशियली इसको स्टार्ट कराओगे वर्कअप के लिए, मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर दूं, डिपेंडिंग अपॉन वो है, लेकिन अगर आप बुक के हिसाब से जाते हो तो 3-4 टेस्ट इसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसमें इनिशियल लैब टेस्ट के अंदर बीटा एचसीजी, FSH, TSH, प्रोलैक्टिन और अल्ट्रासाउंड, दीज आर द बेसिक थिंग्स। कोई भी आपके पास प्राइमरी इम्यूनोलॉजी के साथ पेशेंट आए तो यू स्टार्ट विद दिस, उससे आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। जो आपके सारे ये टेस्ट है ना, टेस्टोस्टेरोन, DHA, ये सारा कुछ, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लेके आता हूँ आफ्टर दीज रिपोर्ट्स कम इन। उसके बाद फिर आगे जाके डिपेंडिंग अपॉन यूट्रस प्रेजेंट है, यूट्रस एब्सेंट है, FSH की वैल्यू हाई है, FSH की वैल्यू लो है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देन यू डिफरेंशिएट ऑल दीस काइंड ऑफ थिंग्स, और फिर उसी के पॉइंट में कैरियोटाइपिंग भी आपका आ जाता है। But you keep it very, very simple. It is a very, very easy case, honestly, to pass in the examination. अगर इसका सीक्वेंस आप बड़ा सिंपल सा सीधा सीधा करके रखोगे, डोंट गो इनटू अपना उसमें। लेकिन ऑफ कोर्स जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आपने पेशेंट की बात में उसके जितने अपना चीजें डालनी है, आपने रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो आपने जरूर इसमें ऐड कर देने। फॉर मी इन दिस पॉइंट
इसमें रिस्पेक्टिव क्या कंप्लेंट्स पेशेंट की क्या-क्या थी? जिनको आपने ये Sir, primary amenorrhea and strong fertility desire tha inhe, यस and she has got a urinary tract infection, vaginal discharge, and plus क्या बात the lower abdominal pain she has, है? और एक चीज and hot flashes. एक चीज और भूल गए। Sir, virilization. Sorry, यस हाँ, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, that is it. विरलाइजेशन, उसको नहीं आप भूल सकते इस केस के अंदर। Yes. तो ये 5 चीजों को यू नीड टू टेक केयर ऑफ देम वन बाय वन इन योर एग्जाम एज यू गो इन। और इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर यूट्रस एब्सेंट हो जाता है फिर, लेकिन फर्टिलिटी फिर भी वहां पे रहेगी एस्पेक्ट, लेकिन फर्टिलिटी की उसको क्या काउंसलिंग कहा जाएगी आप, नॉट नेसेसरली कि आप उसको ट्रीट कर सकोगे, लेकिन उसके लिए ऑप्शंस आप जरूर डिस्कस करो। हेलो, एब्सेंट है तो जाहिर है उसको पीरियड्स तो आएंगे नहीं, इसको पीरियड्स नहीं आएंगे तो उसको एमनोरिया ऑफ कोर्स उसी तरह डिस्कस करेगा। यूटीआई के लिए ऑफ कोर्स आपने जो इसकी करनी है, अगर यूरिन कंप्लीट करा के कल्चर्स भी जरूरत है वो करा के करके। दूसरा डिस्चार्ज एक आ गया जो हम भूल गए थे, उसको जो था उसकी मैनेजमेंट भी मैनेजमेंट प्लान में आएगी, डोंट फॉरगेट दैट एज वेल। और हॉट फ्लशेस और ये सारी चीजें विद जब आप दोगे उसे आइदर एचआरटी दोगे या उसको ओसीपीस दोगे, होपफुली उससे मैनेज हो जाएगी। सर हमें अपने एग्जामिनेशन पे यूट्रस नहीं मिला है तो क्या हम विदाउट यूट्रस ही डिफरेंशियल बनाएं या विद यूट्रस आपने जिस तरह बताया उस तरह नहीं, बनाएं, बेटा, हम स्कैन का वेट करें? नहीं, एक्चुअली जो हमारी प्रेजेंटर थी उसको अल्ट्रासाउंड की और बाकी रिपोर्ट्स एमआरआई की पता थी, दैट इज व्हाई वो शी गॉट स्टक विद दैट। लेकिन आप जब अपनी डीडी बताओगे तो उसमें कहोगे, क्योंकि तब तक आपको अल्ट्रासाउंड और बाकी रिपोर्ट्स नहीं पता होगा, तो कहोगे जी कि विद यूट्रस ये होंगी और विदाउट यूट्रस ये होंगी। हेलो तो दैट विल मेक योर लाइफ वेरी इजी। हेलो विदाउट यूट्रस आप मेन डिफरेंशियल्स बता दें, टॉप हमने जो बतानी है। हाँ जी बेटा बताओ, मेरा ख्याल है हमको 500 दफा तो Mullerian agenesis and what is called like that, and androgen insensitivity syndrome. And for this case, again, 5 alpha reductase deficiency. 5 yes. और फिर XY और Yes, sir. Yes, sir. XY in cases of in the case of this adrenal androgen insensitivity and 5 alpha reductase has got a XY. Otherwise, Mullerian agenesis has got a XX. yes. और यही 5-6 इंपॉर्टेंट चीजें आपको जो एबनॉर्मलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू आनी चाहिए, इससे ज्यादा और डिटेल में किसी को नहीं आना। एंड ऑफ कोर्स आगे जाके उसका करो। इज देयर एनी रोल ऑफ लेप्रोस्कोपी इन दिस केस? Yes, sir, for the gonadectomy. For the अगर if it is gonadectomy required होती या उस केस में जिसमें आपको केवल स्मॉल साइज यूट्रस आ जाता, Yes, sir. रुडिमेंट्री यूट्रस आ जाता। सर इसमें ये था कि इसके एमआरआई में 1.5 to 2 सेंटीमीटर का यूट्रस था, सो डू वी नीड टू रिमूव दैट आल्सो? नो, वो क्या हम यस सर, वो क्या करेगा? आई डोंट थिंक सो। उसका शक आपको पता तब पड़ना चाहिए था जब उसको किसी ने मेडिसिन दी थी टू इंक्रीज द साइज ऑफ द यूट्रस। वो वैसे क्या होती है? व्हाट डू यू थिंक? Sir, normally in case of Turners and all, we need a maturation of that uterus so that it grow enough size, endometrium develop to the extent that she has got the bleeding, and then we maintain the bleeding by giving OCPs and withdrawal bleeding to protect the endometrium. That is it. तभी वो देते हैं when the normal estrogen are not produced in our body. And sometimes जब ये estrogen देते हो तो it can increase the size of the uterus as well. Yes. हेलो जी बेटा। सर आपने जो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस बताई उसमें बीटा एसटीजी, प्रोलैक्टिन, टीएसएच, एफएसएच, सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल भी कहा था। जी बेटा सॉरी आपकी आवाज पीछे क्या कह रहे हैं? जो बेसलाइन आपने इन्वेस्टिगेशन बताई बीटा एसटीजी, प्रोलैक्टिन, टीएसएच, एफएसएच, इसका दायरा सीरम प्रोजेस्टेरोन कहा था। सीरम प्रोजेस्टेरोन का रोल क्या होगा इसमें? मुझे फील हुआ आपने में वो पूछना चाह रही हूं। मुझे आपकी बेटा फिर अगेन आपकी आवाज कट जाती है। मुझे सीरम प्रोजेस्टेरोन का बताओ ना, आप क्यों कराना चाहते हो? व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोजेस्टेरोन? वो क्या हमें क्या चीज डिफरेंशिएट करेगा या क्या बताएगा कि ओवरीज प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट?
सर आपने जो इन्वेस्टिगेशन बताई उस लिस्ट में आपने पोजीशन का नाम लिया या नहीं लिया, ये पूछना चाह रहे हैं। मुझे फिर आई एम सो सॉरी, मुझे आपकी ऑनेस्टली समझ नहीं आ रही, बीच में ये एको हो जाती है। मैंने जो आपको इन्वेस्टिगेशन वैसे बताई थी, जो बेसलाइन है जिसमें जब हमने इनिशियली जो करनी है, एक तो अल्ट्रासाउंड है बेसिक, एक आपका बीटा ईसीजी है, एफएसएच है, और अपना टीएसएच है, और प्रोलैक्टिन है। इससे लेकिन ऑनवर्ड जैसे रिपोर्ट्स आएंगी फिर हम आगे चलेंगे। सर मुझे सर क्वेश्चन यूट्रस पूछना को था कि साइज ये इंक्रीज करने के लिए पेशेंट कौन सी टैबलेट बताई आपने, काइंडली रिपीट कर दें। ओनली ईस्ट्रोजिन देनी है सर? ओनली ईस्ट्रोजिन तो टैबलेट्स अवेलेबल पाकिस्तान में कौन नहीं, सी है? ओनली ईस्ट्रोजिन प्राइमरिन के नाम पे आ जाती है या प्रोगाइनोवा के नाम पे आ जाती है, लेकिन इन दिस केस तो आप दोनों ही दे सकते हो उसको, कोई भी किस्म की ओसीपी हाई डोज में दे सकते सर मुझे पूछना था इस केस में हम लोग डायरेक्ट प्रोलैक्टिन या टीएसएच इसमें तो नहीं कराएंगे ना, क्योंकि हमें कॉज तो पता है कि यूट्रस नहीं है ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन, तो इसमें तो इतना सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा अपार्ट फ्रॉम हो। जर्नल एमेनोरिया तो प्राइमरी। ये ना कराने की वजह आपकी होगी कि क्योंकि नंबर 2 आपका वो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट ही नहीं है, वो भी तो एक है ना हमारा कंपोनेंट, इसलिए उसमें आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो ना कराने के लिए और पहले एग्जामिनेशन में यूट्रस एब्सेंट होने के लिए। मैं तो आपको जर्नल बता रहा हूँ, जब भी एमेनोरिया केस आएगा ये आपने 4 चीजें कराने के बाद फिर देन यू मूव ऑन। यस वो तो फिर आगे यूट्रस एब्सेंट है, प्रेजेंट है, एफएसएच का लेवल कितना है, और इतनी सारी चीजें जो आती हैं उसमें फिर आगे देखेंगे। चलो आई थिंक आई हैव टू गो नाउ, लेकिन मैं तो आपकी हिस्ट्री और इससे ऑनेस्टली आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, एंड आई टोटली आपको सजेस्ट ये करूंगा कि जितने जितने आपने हिस्ट्री में पॉइंट्स लिखे थे ना, इनको बुलेट पॉइंट्स में लिख के हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप डाल दो कि जी हमने हिस्ट्री में फॉर एमेनोरिया के साथ ये सारी चीजें हमने पूछनी है, उस स्पेल से स्टार्ट होते हुए जितने आपने पूछे जाते थे, इट विल काइंड ऑफ हेल्प एवरीबॉडी एल्स, उन्हें पता हो कि हिस्ट्री की ड्यूरिंग हिस्ट्री ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया के नंबर में क्या क्या चीजें हमने इसमें ऐड ऑन करनी। अदर देन थैंक यू दैट सो मच सना, आपने इतना अच्छा केस हमें प्रेजेंट करवाया, बहुत अच्छा है केस। थैंक यू सना सर, थैंक यू सैंतो प्लस सना। मेहनत मैं करता थैंक रहा यू हूँ, सर। थैंक यू सना कर दे, शाबाश। नो सर थैंक यू सो मच सर, आपने नहीं सर विजन दिया। आपका भी, यू लेकिन सना का भी। नहीं, शी डिड अ वेरी गुड जॉब, आई एम ऑनेस्टली, अगर इसका एग्जाम ही होता ना तो शी वुड हैव सेल्ड थ्रू द एग्जामिनेशन, इतना उसका नहीं होना था, जो अपना एग्जामिनर है उसको इतना नहीं आना, दैट इज फॉर श्योर, अनलेस कैंडिडेट को पढ़ा एग्जाम नहीं हो। चलो बेटा, ओके बेटा, गुड जॉब, थैंक यू सर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। सही बात है।